फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट को, ठीक है। उन फैक्टर्स में आपके पास जो है वो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। कुछ इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट होता है, एक हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को इफेक्ट करता है। और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इफेक्ट मतलब कि कुछ शील्डेड रीजन में जाते हैं, कुछ डी शील्डेड रीजन में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओ ज़रा, ये देखो आप, ये हमारे पास क्या है, एल ग्रुप है, ठीक है। और ये हमारे पास मिथाइलिन है, और ये हमारे पास क्या है, मिथाइन है, ठीक है। मतलब मिथाइन मतलब CH, ठीक है। यहाँ पे आओ तो ये हमारे पास प्राइमरी का होता है, CH ग्रुप होता है। और ये कौन सा कार्बन है, टर्शरी कार्बन है बेटा, क्योंकि ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को देखो ऊपर यहाँ स्पेक्ट्रा में इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा था कि इसको मैंने थोड़ा सा मतलब डी शील्डेड रीजन में लिखा और इसको मैंने शील्डेड रीजन में लिखा, ठीक है। उसको तो बिल्कुल ही मतलब डी शील्डेड कर दिया। तो फिलहाल मैं इसका और इसका कंपैरिजन आपको बताती हूँ, CH2 का और CH3 का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आओ बेटा, तो आप लोग देखोगे कि इसके साथ सिर्फ एक ऐसा एटम अटैच है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये अपनी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ तो इसके पास 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ तो बेटा इसके पास 3 कार्बन है और तीनों कार्बन क्या करेंगे, अपनी अपनी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के कम होने की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड का असर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब इसका बी इफेक्टिव क्या होगा, काफी ज्यादा होगा बी इफेक्टिव, ठीक है। और बी इफेक्टिव के ज्यादा होने से वो हायर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेगा। हायर फ्रीक्वेंसी पे जब ये रेजोनेट करेगा तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे ये 1.4 टू 1.7 के रीजन में जा रहा होता है मिथाइन। इसके कंपैरेटिव अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो इसके पास जो है वो 2 सिर्फ ऐसे ग्रुप हैं जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और एज अ रिजल्ट इसके कंपैरेटिव इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो इस कार्बन पे रिलेटिवली ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन हैं जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, यहाँ पे 2 हैं जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं। तो एज कम्पेयर टू दिस वन, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इसका बी इफेक्टिव क्या होगा, वो कम हो जाएगा बेटा, ठीक है। 3 कम होगी इसकी वैल्यू कम होगी, मतलब ये शील्डेड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे आओ तो ये हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा कार्बन है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। तो इन दोनों के कंपैरेटिव इस कार्बन के ऊपर जो है वो, मतलब ये जो CH3 है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ज्यादा होने का मतलब, अगर मैं सिंपली आप लोगों को बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब भी ज्यादा होगा तो वो उस कार्बन के साथ जुड़े प्रोटॉन सबसे ज्यादा शील्डेड होंगी, ठीक है। जिस भी न्यूक्लियाई के आसपास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बेटा ज्यादा होगी, वो वाले प्रोटॉन सबसे ज्यादा शील्डेड होंगी, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करता है कि आपके प्रोटॉन्स को शील्ड कर देता है। शील्ड किस चीज से कर रहा होता है, शील्ड वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से करता है। जो आप लोग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो उससे आपकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या करती है, आपके मैं अगर सिंपली आपको बताऊं ना बेटा, ये आपके पास क्या है, B0 है, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, ठीक है। ये क्या करती है, शील्ड कर रही होती है।
शील्ड करती है आप लोगों के प्रोटॉन्स को, ठीक है। ये एक क्या है, एक शील्ड है। ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होती है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, ये एक शील्ड होती है, ठीक है। तो ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, शील्डिंग होगी, उतनी ज्यादा इसकी शील्डिंग होगी और उतनी इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो कम होगी और ये क्या हो जाएगा, अप फील्ड रीजन में लाई करेगा। तो आप लोग इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देखो, ये 0.9 to 1.1 है और इन दोनों कंपैरेटिव ये सबसे कम है, ठीक है। इसलिए आप लोग देखो तो ये CH3 मैंने यहाँ पे थोड़ा से अपफील्ड रीजन में डाला, उसके बाद लेट्स से ये 0.9 है और ये 1.2 है, ठीक है। और अब उसके बाद अगर हम लोग OH की बात करें तो OH के लिए मैं आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट समझाऊंगी, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास क्या होता है, ये भी कुछ इंडक्टिव इफेक्ट से ही रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा आप लोगों को क्लियर होगा OH के केस में। मैंने इस ग्राफ पे खत्म किया था और इस वाले प्रोटॉन को हम लोगों ने सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड कंसिडर किया था, जिसकी रीज़न ये थी कि इसके साथ जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है, O, ठीक है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, जो अब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट, उसमें हमें ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास -I इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा होता है और ये ऑक्सीजन सारे इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ये वाला प्रोटॉन जो है वो इसके आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होगी तो ये क्या हो जाएगा, डी शील्ड हो जाएगा। डी शील्ड होगा तो ये डाउन फील्ड रीजन में रेजोनेट करेगा और इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा प्रोटॉन हमारे पास क्यों जो है वो डाउन फील्ड रेजोनेट कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ जो है वो पुल करता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ये वाला प्रोटॉन जो है वो डी शील्ड हो जाता है।